सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ना सिर्फ इंडिया बाकी वर्ल्ड में औरतों में ब्रेस्ट कैंसर ही है। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता ही क्यों है? कोई सिंगल कॉज नहीं है। अगर 10 लोगों को गांठ महसूस होती है तो उसमें केवल 3 या 4 ही कैंसर की होती है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ वाली गांठ है जो कि कोई खतरे वाली नहीं होती। ब्रेस्ट कैंसर इज अ क्योरेबल कैंसर। यस। हम आपने क्यों सोचा डॉक्टर बनने? मेरा भाई एक बार छत से गिर गया था और उनको हॉस्पिटल लेके गए और मैं साथ में गई। आई जस्ट एंजॉयड दैट प्लेस। आई समहाउ फेल्ट नाइस अबाउट इट। आई फेल्ट एट होम। अगर हम कम्प्लीटली ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं तब भी रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? रिकंस्ट्रक्शन भी कई तरीके का है। आई थिंक आई कैन डेमोन्स्ट्रेट। यस मैम। सो इफ दिस इज अ ब्रेस्ट, राइट, इंडिया में हर 4 मिनट में एक वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है। दिस हैज बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग इंडियन वुमेन। ये स्टैट शॉकिंग जरूर है, पर अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन से ब्रेस्ट कैंसर को हराया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में हम ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में बात करेंगे डॉक्टर नवनीत कौर से। एक ब्रेस्ट सर्जन होने के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं एंड करेंटली जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इन्होंने कई महिलाओं की जान भी बचाई। इस एपिसोड को अपनी लाइफ की हर वुमेन के साथ शेयर करिए और ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस को बढ़ावा दीजिए। आज से 15 साल पहले शायद सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का कैंसर जिसको बोलते हैं, वो कॉमन हुआ करता था। लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल और मे बी इवन मोर देन दैट, ब्रेस्ट कैंसर हैज़ ओवरटेकन। और सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ना सिर्फ इंडिया बाकी वर्ल्ड में औरतों में ब्रेस्ट कैंसर ही है। एंड ये काफ़ी बहुत सारे ऐसे केसेस अब आ रहे हैं जिसमें वुमेन बहुत लेट डायग्नोज कर पा रही हैं ब्रेस्ट कैंसर को, स्टेज 3-4 में, जिसके कारण उनका प्रिवेंशन और क्योरेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। राइट। सो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता ही क्यों है, मतलब व्हाई? ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई सिंगल कॉज नहीं है। जैसे कई बीमारियां होती हैं कि उनका कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो आप उसको ट्रीट कर दो, या एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको लंग्स का कैंसर हो जाता है, या आप जब टोबैको खाते हैं तो मुंह के अंदर कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ऐसा नहीं है। और सो इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। बहुत सारे फैक्टर्स एक लेडी के चांस, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस को बढ़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें है कि कोई फैमिली का प्रीडिस्पोजिशन हो। जिन लोगों के फैमिली में जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, ऐसा नहीं कि जो डिस्टेंट रिलेटिव, एनी रिलेटिव इन द फैमिली मैटर नहीं करता है, जिनसे कि ब्लड का रिलेशन हो, उनका अगर कैंसर है तो उससे डेफिनेटली फैमिली में एक रिस्क सब मेंबर्स का ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर किसी की शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ब्रेस्ट का एक नॉर्मल फंक्शन है जो उसकी लाइफ टाइम में फिर नहीं होता। सो दे इंक्रीज द रिस्क। उसके अलावा बहुत सारे बाकी चीज़ें हैं हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जैसे मेडिसिन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। पहले तो इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लोग लेते रहते थे बहुत लंबे टाइम तक, या हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स लेते थे। और जो दवाइयाँ लेते थे हॉर्मोन्स, उनमें से कई हार्मफुल भी हैं। तो विद टाइम ये रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो बहुत सारी हार्मोन ट्रीटमेंट्स एक रिस्क को बढ़ा देते हैं। सो हम ये कहते हैं कि दे आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। अगर किसी एक लेडी के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में भी हिस्ट्री है, फिर उसने शादी नहीं करी या फिर उसके बेबीज़ नहीं हुए, तो उसका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। और अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग को पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सिचुएशन हैज़ चेंज। जिस तरह के हमारे लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया, हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। तो जो बीमारी पहले लेट उम्र में हुआ करती थी, 40s में, 50s में, अब बहुत यंग पेशेंट्स में भी आ रही है। तो उसकी अभी भी वी डोंट हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हुआ, कि इतने यंग लोगों में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूट हो गई है, तो जो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हमारे फूड और पानी में मिक्स्ड हैं, उससे बॉडी को इफेक्ट होता है। सो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर कि इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। जैसे हमारे यहाँ यूज़ ऑफ प्लास्टिक, अभी तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना। वो एक फैक्टर है जो कि एनवायरनमेंट में चला जाता है और वो बॉडी को डैमेज करता है। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं जिनमें कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको हम नहीं बदल सकते। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम उनको चेक में रख सकते हैं। सो इस तरह की मेडिसिन्स जो कि रिस्क बढ़ाती हैं, उनके बारे में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं, राइट। अगर आपके फैमिली में, यू शुड बी अवेयर, हर लेडी को पता होना चाहिए कि उसके घर में कोई इस तरह की हिस्ट्री है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है।
एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से है अवेयरनेस, ताकि आपको पता रहे कि अगर होता है तो कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसको जल्दी पिकअप कर पाना ही सबसे बड़ा आई थिंक पॉजिटिव एक वो है थिंग दैट कैन बी डन टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल। हमारी कंट्री में अभी ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीनिंग करते हो, हेल्दी पॉपुलेशन को बुला के उनका कोई मेमोग्राम करते हो, चेक करते हो कि आपको है तो नहीं। कई बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में वो एक पॉपुलेशन बेस्ड प्रोग्राम चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना ही हम इतनी इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन के लिए जो सबसे रेलेवेंट है वो ये है कि लोगों को पता हो कि ये कैसे प्रेजेंट करता है, और वो चीज़ें जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं जो कि कम करती हैं रिस्क। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, मेडिसिन ऐसी नहीं खाएं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, नॉट बीइंग ओबीस, ओवरवेट इज अनदर फैक्टर, लैक ऑफ एक्टिविटी इज अनदर फैक्टर। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो हर चीज़ के लिए गुड अच्छा है, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अच्छा है। मैम एक चीज़ हम सुनते हैं, बहुत जेनरेशन से सुनते आ रहे हैं कि अर्ली मैरिज एंड अर्ली किड्स ऑल्सो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि अगर आपकी 30 के बाद आप कंसीव कर रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्रेस्ट कैंसर, और इफ़ यू हैव नो किड्स एट ऑल, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर टेकिंग IVF ट्रीटमेंट बिकॉज इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द हार्मोन। आई थिंक IVF से इतना कोई क्लोज एसोसिएशन या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वी आर नॉट एज ऑफ नाउ थिंकिंग कि IVF की ट्रीटमेंट की वजह से लोगों का रिस्क बढ़ रहा है। वो वैसे ही डिलेड प्रेगनेंसीज, that in itself is a factor if somebody right. And then hormone treatments, so hormone treatments do affect body in a way, but if people, अगर किसी के पास choice नहीं है तो उसको अगर इस treatment की ज़रूरत है तो वो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो suppose अगर ऑप्शन ये हो कि आप नहीं करो फिर क्या, then you don't have a child at all, that again doesn't आपका रिस्क तो कम नहीं होता, रिस्क तो उतना ही रहता है बल्कि बढ़ेगा ही, तो वो कोई चॉइस है नहीं किसी के पास। सो मैं ये नहीं कहूँगी, पर ये कि हाँ सही टाइम पे फैमिली स्टार्ट करना इज़ अ गुड थिंग एंड हेल्दी फॉर द ब्रेस्ट। कोशिश यही होनी चाहिए, पर लाइफ हैज़ चेंज्ड, सो इस तरह की चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते या प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि इस रिस्क की वजह से मैं अपना ये डिसीजन चेंज कर लूँ लाइफ का। बिकॉज अब मैरिजेस लेट ही हो रही हैं, towards the 30s women are getting married, तो automatically, and I think not married, अब शादी नहीं करना, शादी के बाद में फैमिली स्टार्ट नहीं करना, वो सब चॉइसेस हैं जो कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स हैं, और उसकी वजह से ही उनके यहाँ रिस्क हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो वही हम लोग कहते हैं कि इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। जो उनके रेट्स हुआ करते थे, जैसे कि उनके यहाँ पे अगर 90 आउट ऑफ 100,000 वुमेन है, हमारे यहाँ उसका 1/3 होता था, पर हमारे रेट भी अब हाफ वे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में आई थिंक वी विल सी मैनी मोर थिंग्स जो अभी तक नहीं थी, बहुत चीज़ें चेंज होने का चांस है। आपने एक चीज़ मेंशन की कि अभी 20s में 30s में भी केसेस आ रहे हैं, राइट, एंड लोग, मैंने भी ऐसे केसेस एनकाउंटर किए हैं अपने टाइम पे कि वुमेन ने अभी बर्थ ही दिया है एक चाइल्ड को, एंड दे हैव फाउंड आउट कि दे हैव अ लंप। सो ये entirely is happening because of the lifestyle and the environmental factor, as you mentioned, right? To an extent yes, क्योंकि वो अभी उस उम्र में ना तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि हार्मोन ट्रीटमेंट खाए हो या स्मोकिंग करी हो या कोई और एडवर्स लाइफस्टाइल हो या रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हो, है ना, वो चीज़ें तो उनके साथ में हुई नहीं। हमारे यहाँ पे जो ये सो कॉल्ड फैक्टर जो हम वेस्टर्न पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वहाँ पे लेट मैरिजेस, नॉट मैरिंग एट ऑल, नॉट हैविंग चिल्ड्रन इज़ अ कॉमन लाइफस्टाइल। हमारे यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ज़्यादातर की शादी भी टाइम से हो चुकी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो काम भी कर रही होती हैं, वो मोटी भी नहीं होती, बट स्टिल दे हैव डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हैं, और दीज थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, और उसको हर चीज़ को प्रूव कर पाना इतना साइंटिफिकली प्रूव कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर हम ये मानते भी हैं कि पानी में और पोल्यूशन की वजह से ये रिस्क बढ़ रहा है, पर उसका एक तरह से ये प्रूफ दिखा पाना कि ये डायरेक्टली इससे लिंक्ड है, क्योंकि समथिंग इज इन द फूड साइकिल, इट्स अ लॉन्ग चेन। तो उसके लिए बहुत सारे स्टडीज़ जो हैं वो एविडेंस तो दिखाती हैं, लेकिन ऐसा हार्डकोर नहीं होता कि आप कह सको कि ये रिस्क फैक्टर है, इसको बिल्कुल बंद कर दो। तो मोस्टली यही कहते हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक्स एंड
फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इवन दे हैव जीनो एस्ट्रोजेंस, उनमें भी वो केमिकल है जो कि एक तरह से बॉडी में हार्मोन कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके यूज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पर हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो वो सब चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं अभी। आई डोंट नो अगर इतना जो स्ट्रेस है आज के लाइफस्टाइल में, इज दैट एडिंग अप, क्योंकि स्ट्रेस से कितनी ही सिस्टम्स बॉडी के अपसेट होते हैं। दिस ऑल्सो इज समथिंग विच जो हमारी बॉडी की एक बीमारी को लड़ पाने की जो ताकत है उसको कम करता है। तो इट इंक्रीजेज हर चीज़ के लिए खतरा। राइट, तो इन अ वे कि मतलब अभी कोई गारंटी नहीं है कि नो मैटर हाउ मच यू टेक प्रिकॉशन और अवेयर अबाउट इट, राइट, हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको नहीं ही होगा। So you have to be very very alert. इस फील्ड में खुद से हूँ 20-30 साल से, इवन आई डोंट नो, इट कैन हैपन टू मी एनी डे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसको रोकने के लिए कर सकती हूँ, सिवाय इसके कि जो आई नो थिंग्स विच आर हेल्दी शुड बी डन, दे आर गुड फॉर एवरीथिंग, राइट, सो फॉर ऑल काइंड ऑफ कैंसर, नॉट जस्ट फॉर ब्रेस्ट। ट्रू, राइट। मैम, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? आई थिंक 2-4 चीज़ें बहुत सिंपल है नोट करना, क्योंकि ब्रेस्ट एक बहुत ही सुपरफिशियल ऑर्गन है ना। कई चीज़ें जो बॉडी के अंदर छुपी हुई हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि कब से एक चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ब्रेस्ट पे जो चीज़ें हैं, लोगों को अवेयरनेस, आजकल हम लोग फोकस करते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस पे, ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस पे, सो दैट अ लेडी नोज उसकी नॉर्मल ब्रेस्ट कैसी है। सारी ब्रेस्ट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों ब्रेस्ट इक्वल साइज की होंगी, डेवलपमेंटली भी दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा साइज चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल आपके लिए क्या है, हर बंदे के लिए फ़र्क है। किसी की ब्रेस्ट बहुत फर्म होती है, किसी की बिल्कुल फैट की तरह से सॉफ्ट होती है। सो एवरी पर्सन मस्ट नो कि व्हाट हर नॉर्मल ब्रेस्ट फील्स लाइक एंड लुक्स लाइक, एंड देन ऐसा कोई चेंज, जैसे कि कोई भी उसमें कोई गांठ, सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है और सबसे इजीली जो एक पता चल जाता है वो कि छाती में कोई गांठ तो नहीं है। आप नहाते में भी आप साबुन से आप लगाते हो बॉडी पे, फील कर सकते हैं हम, हाँ, और वो शेप भी क्रिएट करता है ब्रेस्ट। बाई चॉइस आप फील कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज डेली एक्टिविटीज में आप नहाते हैं है ना, तो आपका हाथ तो ऊपर से फिरता ही है ब्रेस्ट से, तो दैट यू विल गेट टू नो अगर कुछ भी गांठ बन रही है तो पता चल जाता है। उसके अलावा भी जो हम कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो अपने को वो करने के लिए, चेक करने के लिए, तो लुकिंग फॉर अ लम्प इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। तो छाती में कोई गांठ होना या ऐसी कोई डिफॉर्मिटी होना जो पहले नहीं थी, सडनली जैसे निपल है वो अगर अपनी जगह से आपको लगे कि अंदर चला गया या डिस्प्लेस हो गया, वो एक है, उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, सारे डिस्चार्जेस नहीं लेकिन कुछ टाइप के, ब्लड स्टेन, इवन जो गांठ है वो भी मैं ज़रूर इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि अगर 10 लोगों को गांठ महसूस होती है तो उसमें केवल 3 या 4 ही कैंसर की होती है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ वो वाली गांठ है जो कि कोई खतरे वाली नहीं होती। तो लोगों को अगर महसूस होता भी है तो डर जाते हैं कि ये तो कैंसर ही हो सकता है ना। कई लोग तो बिल्कुल हम 3 दिन से रो रहे थे, हमारे को नींद ही नहीं आई, तो ये एटलीस्ट इतना फियर होने की ज़रूरत नहीं है। ये गांठें बेनाइन भी होती हैं, लेकिन दैट इज़ द ओनली थिंग कैंसर विल प्रेजेंट लाइक, या मैंने जैसे बोला निपल डिस्चार्ज से या कोई डिफॉर्मिटी से या कोई हार्डनेस से, किसी जगह पे कोई हार्डनेस, या कई बार आपके जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर कोई गांठ बननी शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि इजीली कोई भी ऑब्जर्व करता है अपने आप को तो पिकअप कर सकता है। राइट, ओके। एंड मैम, आपने बोला कि ब्रेस्ट का एग्जामिन करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो गया कि हमें आइडिया है कि हमारी ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, उसके लिए हम एक्टिवली उस चीज़ पे ध्यान रहे। बट देयर इज़ ऑल्सो वन प्रैक्टिस विच इज़ कॉमनली नोन एज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, राइट, जिसको हम एवरी मंथ और जो भी क्राइटेरिया फिक्स है उसके लिए, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड देन फिर हम ब्रेस्ट एग्जामिन कैसे करते हैं हम उस पर भी फोकस करेंगे। सो आई थिंक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी ब्रेस्ट को पहले तो एक बार ठीक से देखिए मिरर में, ठीक है, उसकी अपीयरेंस, सिमेट्री कैसी है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली बोली। उसके बाद में ब्रेस्ट को बहुत ही सिस्टमैटिकली टच करके सब एरियाज़ को चेक करना होता है, और उसको टच करने का भी एक तरीका है कि किस तरह से आप एंड वो अभी आपका जो ये स्पेसिमेन है मैं इस पर भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी। पर कब करना चाहिए, नॉर्मली कहते हैं कि पीरियड्स होने के बाद में, पीरियड्स होने के 2-3 दिन बाद में इज़ द राइट टाइम। बट अगर नहीं भी याद रहता है या जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं उनको भी तो जांच करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए कि वो कोई भी एक डेट फिक्स कर लें, जैसे उनका बर्थडे है या एनीथिंग, एनी डे विच इज़ स्पेशल फॉर देम,
उस दिन वो याद रखें कि आज अगर मैं 11 तारीख की मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं हर महीने की 11 तारीख को अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करके करूंगी। देखूंगी कि कोई उसमें जो भी चीज़ें देखने के लिए बताई जाती हैं। और एक बैठ के और एक बार लेट के, ओके, दोनों बैठ के, तरीके से लेट के। एग्जामिन करना, क्योंकि जब ब्रेस्ट बहुत हैवी या पेंडुलस है तो वो सारे एरिया को आप फील नहीं कर सकते हो। वो लेट के और हाथ को एक पर्टिकुलर पोस्चर में रख के वो जैसे बिल्कुल फ्लैट हो जाती है चेस्ट वॉल के ऊपर, तो उसको फिर महसूस कर पाना आसान होता है। और कुछ एरियाज जो नॉर्मली निगलेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली जो अंडर आर्म्स हैं या निपल का एरिया है, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है, वहाँ छूना थोड़ा सा अलग सा फील होता है, तो वहाँ पे भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आई कैन डेमोन्स्ट्रेट। यस मैम। So if this is a breast, right, and what somebody has to do, किसी को एग्जामिनेशन करना है तो उसको हम पूरी ब्रेस्ट को हमें छूने की ज़रूरत है। कई बार आप सोचो बस मैंने से हाथ लगा लिया, ऐसे आपका कई बार मिस हो जाएगा, राइट। तो आपको पूरे एरिया को सिस्टमेटिकली टच करने की ज़रूरत है। और किसी भी जगह पर हम कहते हैं कि आप थोड़े से आप 2-3 मूवमेंट में उसको धीमे से प्रेस करिए, ठीक है। जैसे आपने एक बार हाथ रखा तो बहुत ही सुपरफिशियली, फिर एक दूसरे राउंड में आप थोड़ा सा डीप फील किया और फिर तीसरे राउंड में और डीप फील किया। इस तरह से करके आइदर आप सर्कल्स में जा सकते हो ब्रेस्ट के चारों तरफ, या आप रेडियली जा सकते हो। सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, और मैंने इस तरह से देखा, फिर मैं इस तरह से करके नीचे तक इधर चेक किया, इधर चेक किया। सो इस तरीके से आप पूरी ब्रेस्ट को इसको 3 फिंगर्स का बोलते हैं, 3 फिंगर टेस्ट। आप 3 फिंगर के पल्प से और उसको ऐसे टच करते हुए नीचे तक जाइए। और उसके बाद में जो निपल वाला एरिया है उसको नॉर्मली कहते हैं कि आप एक बार प्रेस करके चेक कर लो कि जो उसमें कोई डिस्चार्ज ऐसा तो नहीं है। नॉर्मल निपल में भी डिस्चार्ज होता है, जैसे कि हमारी आईज में पानी आता है, हमारे नाक में पानी आता है, इसलिए इवन नॉर्मल ब्रेस्ट हैज़ सम डिस्चार्ज विच इज़ नॉट एबनॉर्मल। लेकिन अगर वो उसमें खून आ रहा हो, राइट, या बिल्कुल पानी जैसा आ रहा हो, तो वो थोड़े से अलार्मिंग होते हैं। और उसके लिए जब भी ऐसा कुछ महसूस होता है, आई थिंक ऑलवेज गो एंड सी एन एक्सपर्ट। आप उनको दिखा के अपनी तसल्ली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। उसके अलावा जो इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं वो है एक्सिला, जो अंडर आर्म्स होती हैं, तो उसमें भी कई बार यहाँ पर इस एरिया को टच करना चाहिए, क्योंकि उधर में भी कोई गांठ बन महसूस हो सकती है। मैम जनरली जो ये गांठ होती है, क्या ये पेनफुल होती है? नहीं, नॉर्मल जो कैंसर वाली गांठें हैं वो पेनफुल नहीं होती हैं। मतलब अगर किसी को पेन पहली प्रॉब्लम है और लोग उससे सबसे ज़्यादा डर जाते हैं, जैसे ही पेन हुआ उनको लगता है कि ये तो इसका ही इंडिकेशन है। लेकिन ओनली 8 to 10% लोगों को जिनको कि कैंसर है उनको पेन होता है। ओके, मेजॉरिटी विल बी पेनलेस लम्प। और लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे से पता होता है कि उनके अंदर गांठ है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उसको एक्सेप्ट ना करने की, या ये सोचने की कि मेरे को नहीं हो सकता। तो वो प्रॉब्लम हमारे इंडियन माइंडसेट की है। अगर मैंने बाहर ट्रेनिंग के लिए मैं गई और जिस तरह से वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से वो हर चीज़ को खुद से समझना चाहते हैं, हमारे पेशेंट्स में हमारे कल्चर में जो कहिए हमारे रवैये में ये नहीं है। पहले तो उसको डिनाई करेंगे, ठीक है ना, फिर किसी और पर डिपेंड करेंगे कि वो हमारे को बताएगा कि क्या ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि बात चली तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब पेशेंट को ऑपरेशन होना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या इलाज है, कैसा ऑपरेशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने किसी पेशेंट से पूछा, उसकी फैमिली में किसी को हुआ था, मैं कहा तुम्हारे घर में हुआ तो तुमने कभी उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम थी या क्या ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा क्या होगा? उसको भी कैंसर हो गया था। कितनी मैम उनको तो नहीं, मैंने आपके बारे में सब कुछ चेक किया नेट में। सो उसको ये था कि जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ उस पर भरोसा है कि वो जो करेगी मेरे लिए ठीक करेगी, अपने आप से मुझे देखने की कोशिश पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा माइंडसेट है। जबकि वो लोग जो हैं आके एक एक बात पूछेंगे, डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो अपना दिमाग लगा के कन्विंस नहीं होते कि ये उनको चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये कभी चेंज होगा नहीं होगा ये माइंडसेट, या होने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि वो भी इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप यू एडवाइस बिकॉज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स। बट आई वुड से कि अपने बारे में इंक्विजिटिव होना, इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सो मैम हमने ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताइए कि इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होता है। ओके, सो ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी है। सो केवल एक मोडालिटी से नहीं मैनेज करते हम लोग। तो पेशेंट को ऑपरेशन भी होने की ज़रूरत होती है, रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत भी होती है और कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी होती है।
उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, पर वो कम से कम ये 3 चीज़ें तो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत ही जल्दी आ जाएं, जिनका कैंसर बनने की जस्ट स्टेज से पहले का हो, तो उनको शायद 1-2 चीज़ से नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती। जैसे कीमोथेरेपी एक हमारा स्टेज होता है जिसको हम इन सीटू बोलते हैं, उसमें भी गांठ बनती है, लेकिन वो बीमारी बिल्कुल फैली नहीं होती अपनी जगह से, बहुत इनिशियल होती है, फर्स्ट लेवल होती है, तो कीमो की जरूरत नहीं। हाँ, उसमें केवल सर्जरी करके और रेडिएशन करके हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक बार कैंसर फुल फ्लेज्ड डायग्नोसिस बन गया, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे वो लेट स्टेज हो, ये तीनों की किसी ना किसी सीक्वेंस एंड कॉम्बिनेशन में ज़रूरत होती है पेशेंट की कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि किसी की बहुत एडवांस स्टेज है, समबडी इज़ ऑलरेडी 80, तो उसको उसका कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसका बॉडी कितनी बीमारी ले सकता है, तो इसमें से हम कई चीज़ों को व्हाट वी कॉल एज डी एस्केलेट, वी ट्राई टू उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं या हटाने की कोशिश करते हैं। पर ये 3 बेसिक मोडालिटीज़ हैं। पहले सर्जरी यूज टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट। हर पेशेंट जो पहले कैंसर के डायग्नोसिस बनता था उसकी पहले ऑपरेशन होता था, उसके बाद में ये रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी देने के लिए हम उनको प्लान करते थे। लेकिन लास्ट अगेन डिकेड हैज सीन लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारी मेडिसिन नई मैदान में आई, जिससे कि अब कोशिश ये है कि केवल मेडिसिन से ही, जिसको हम कीमो बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं, कैंसर को इतना श्रिंक कर दें कि वो इतना छोटा सा रह जाए कि केवल उसको उतना ही निकालने की ज़रूरत हो। एंड ऑलमोस्ट 30-40% कैन हैव अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। उनकी बीमारी जो है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। उनको अब अभी ये नहीं कहते कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ ना कुछ फिर भी उस एरिया को निकाल के चेक करने के लिए बहुत मिनिमल सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। तो किस सीक्वेंस में किस पेशेंट के लिए बेस्ट है वो अब बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो गया है। हर पेशेंट की सब पूरी उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, उसकी एज क्या है, उसका जो हमने टिश्यू बायोप्सी कर लिया उसका रिपोर्ट क्या है, पेशेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है, उस सब को काउंट इनफैक्ट का वो करके अकाउंट फॉर करके देन वी प्लान अ ट्रीटमेंट कि आपको पहले आप ये करा लो या पहले ये करा लो। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का एक बड़ा ट्यूमर है, लेकिन उसका बायोप्सी के बाद में वो रिपोर्ट आती है कि वो कीमो से बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो उनको हम कहते हैं कि आप पहले कीमो लगवा लो, ये जब बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा तब हम इसको निकालेंगे, तब हमें बहुत कम ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। सो इन दैट केस आपकी सर्जरी बहुत ही कम म्यूटिलेटिंग होगी, राइट। कईयों का ऐसा होता है कि वो कीमो लगने के बाद में भी उनका साइज बीमारी बढ़ रही होती है क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो उस सूरत में फिर पूरी ब्रेस्ट निकालनी होती है। कई सिचुएशंस में किसी को हाई रिस्क है, सपोज उसका कैंसर नहीं भी बढ़ा है लेकिन उसका अदरवाइज रिस्क हाई है, जैसे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल किसी यंग लड़की का एक छोटा सा गांठ है पाल्पेबल, लेकिन उसकी मदर को भी हुआ, उसकी सिस्टर को भी हुआ, तो वो पेशेंट को बहुत हाई रिस्क है कि वो अगर हम ये निकाल भी देंगे तो फिर भी उसको, तो देन वी टेल देम कि आप हो सकता है आप ये ऑप्शन ले सकते हो कि आप दोनों ब्रेस्ट निकलवा लो, व्हाट वी कॉल एज प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी। और आई थिंक एंजेलिना जोली वाज द ब्रांड एम्बेसडर जिसने कि लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया। तो उसके साथ में यही था, उसको कैंसर तो नहीं हुआ था लेकिन उसकी मदर को, उसकी मदर की सिस्टर को, दोनों को कैंसर था और उन दोनों में वो म्यूटेशन पॉजिटिव था जो कि फैमिलीज में डाउन द जरूर जाता है। तो शी चोज कि मैं बजाय मेरा एक बार हो जाए उसके बाद मैं ट्रीट करूँ, शी अंडरवेंट प्रोफिलैक्टिक सर्जरी। तो उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट को निकलवा के और उनका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। तो आजकल ट्रीटमेंट बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड है और हर पेशेंट के लिए ये तीनों ऑप्शंस मोर और लेस किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में, और कुछ और मेडिसिन जिनको हम कीमो तो नहीं कहते, दे आर टारगेटेड थेरेपीज, वो और जगहों पे काम करती हैं। तो उन सब का कॉम्बिनेशन जो है एक पेशेंट के लिए प्लान किया जाता है एंड देन दैट ट्रीटमेंट ओवर नॉर्मली 6 से 8 महीने का टाइम होता है, लग जाते हैं ये सब होने में। और कुछ जो मेडिसिन हैं वो 5 साल 10 साल भी चलती हैं। तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अब बहुत ही पर्सनलाइज्ड है। मैं आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक जो है आपने सर्जरी की बात की, जिसमें हमारा एक आता है कि कंप्लीट ब्रेस्ट का रिमूवल एंड सिर्फ उस लंप का रिमूवल। तो ये स्टेजेस पे डिपेंड नहीं करता कि अगर हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ लंप ही हटाने की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रेडिशनली जो अर्ली कैंसर्स थे जब वो छोटे होते थे एंड वी कुड फील कि लंप निकालने के बाद में ब्रेस्ट इतनी टिश्यू है कि एक अच्छा शेप रहेगा, वो आइडिया तभी है ब्रेस्ट कंजर्व करने का कि अगर वो बॉडी इमेज मेंटेन करे। अगर ब्रेस्ट भी छोटी है, लंब भी छोटा है, लेकिन वो निकालने के बाद में जस्ट
बहुत जो बचा हुआ टिश्यू है बहुत थोड़ा सा है, तो उसमें पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं है. ओके. सो देयर वर मेनी थिंग्स वी फैक्टर्ड इन कि कम से कम जब हम ट्यूमर छोटा ही, बस उसके लिए ज़रूरत थी कि ट्यूमर छोटा हो और उसका रेशो ब्रेस्ट के साथ में ऐसा हो कि हम उसको एक अच्छा वो शेप दे सकें. तो एडवांस कैंसर्स भी अगर आए, किसी का बड़ा भी ट्यूमर है, उसको हम कीमो दे के इतना छोटा कर सकते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर का है. हर बार ऐसा नहीं होता, नॉट एवरी कैंसर विल रिस्पॉन्ड, लेकिन जिनका रिस्पॉन्ड करता है उसका भी हमें फेयरली आइडिया हो जाता है उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से कि ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये अनलाइकली है. तो वो श्रिंक होके उसको भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं. ओके. एंड आपने रिकंस्ट्रक्शन की भी बात की है, तो अगर हम कम्प्लीटली ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं तब भी रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? हाँ, रिकंस्ट्रक्शन भी कई तरीके का है. एक तो जो सबसे आसान और सबसे इजी ऑन द बॉडी एंड क्विक इज इम्प्लांट बेस्ड. ओके. आजकल सिलिकॉन इम्प्लांट्स सबको पता है, कॉस्मेटिकली ऑगमेंटेशन. सो भी हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि उसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया. स्पेशली जो हमारे एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, दे ऑल गो फॉर दैट. तो सेम इम्प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए. उसके अलावा बॉडी के अपने टिश्यू को भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि बॉडी के बहुत सारे एरियाज में एक्सेस फैट होती है, स्पेशली लेडीज़ हु आर, आई वुड से बच्चे होने के बाद में वेट गेन कर हो जाता है, तो लोअर एब्डोमेन के ऊपर बहुत सारा फैट होता है, बैक के होता है, ऊपर होता है. तो उसको हम टिश्यू को ट्रांसफ़र करके बॉडी के ही टिश्यू से ब्रेस्ट रिक्रिएट कर लेते हैं. सो रिकंस्ट्रक्शन के दोनों तरीके हैं, इम्प्लांट बेस्ड भी है और जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं ऑटोलॉगस. बॉडी का अपना ही टिश्यू जो है उसको ब्रेस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है. इट विल नॉट, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ब्रेस्ट बन जाएगा, लेकिन वो एक शेप देगा, अपीयरेंस के लिए आपको हेल्प करेगा कि आपको उसके लिए हेजिटेशन फील ना हो कि आपकी बॉडी का एक ऑर्गन ही रिमूव हो गया. आपको ऐसा शीशे में देख के इतना डिफॉर्मिटी अलार्म, मतलब वो एक पेनफुल मेमोरी ऑफ अ कैंसर इज नॉट देयर. यू ऑलमोस्ट लुक एंड फील नॉर्मल. तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेस्ट में मिल्क आएगा या कुछ आएगा. उसका टू द एक्सटेंट की जो एरियोला बोलते हैं, जो पिगमेंटेड सा पार्ट होता है या निपल होता है, वो सब रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है. मतलब इतना टू द, आई वुड से परफेक्ट मैच. सो उसमें बहुत एडवांसमेंट है. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इवन हमें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो हमें डरने के बजाय ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को फिगर आउट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेस्ट है. रिकंस्ट्रक्शन भी टू द एक्सटेंट के बिल्कुल नॉर्मल अपीयरिंग ब्रेस्ट बन जाता है, वो अवेलेबल है ऑप्शन. आई थिंक दिस इज गुड फॉर पीपल जिनका अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो रहा है, जिनकी द होल लाइफ इज अहेड ऑफ देमसेल्व्स. तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा आई थिंक यंग एज के लिए, राइट. तो फिर इज इट पॉसिबल कि हमारा जब पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है तो आफ्टर अ ईयर और 6 months क्या हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए अप्रोच कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट कैन बी डन आफ्टर योर ट्रीटमेंट इज ओवर. और कई लोग तो प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जैसे जो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है उसकी ही रिकवरी टाइम होता है. और उसके बाद में जब रेडिएशन थेरेपी होता है उससे भी वो इफेक्ट होता है जो भी रिकंस्ट्रक्शन है. तो कई जगह पर बाय चॉइस लोग डिलेड रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं. सो दे में कम बैक आफ्टर 1 आध साल के बाद जब पूरा कुछ ट्रीटमेंट हो गया. तो अगर उनको लगता है कि हाँ अभी भी ज़रूरत है, इट मैटर्स टू मी एंड अगर मेरी ब्रेस्ट नॉर्मल हो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उस स्टेज में भी ऑफर कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के. राइट. सो मैम अभी जैसे हमने बात की पहले कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, चॉइसेस बहुत चेंज हो गई है वुमेन की. लोग लेट मैरिज कर रहे हैं एंड कई लोगों को 20s में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. Right. उस केस में लोग एग फ्रीजिंग पे आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं. तो क्या ब्रेस्ट कैंसर अगर हमको अर्ली हो गया है बिफोर वी गॉट मैरिड, इज़ इट अ गुड चॉइस कि मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो इज़ इट पॉसिबल कि हम कंसीव नहीं कर पाएंगे लेटर ऑन? देखिए हर पेशेंट के लिए अलग रिस्क होता है, राइट. जो पेशेंट्स अपने लेट 30s में हैं और उनकी अभी फैमिली नहीं शुरू हुई और उनको कैंसर हो गया और उनको कीमो लगना है, तो उनका जो चांस है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी का काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू समबडी जिसको कि 20 साल की उम्र में हुआ या 25 साल की उम्र में हुआ. क्योंकि बॉडी के अंदर, ओवरीज के अंदर एक स्टॉक है जो कि विद टाइम ख़त्म होता रहता है. सो जब आपका पीरियड टुवर्ड्स लेट स्टेज में है तो आपका स्टॉक ज़्यादा नहीं है और उस वक्त अगर बॉडी को कीमो लगता है तो वो ऑलरेडी एक बहुत ही शॉर्ट स्टॉक पे एक फर्दर इंसल्ट है. सो उनका रिस्क जो है वो इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा है.
कंपेयर टू समबडी हु इज़ यंग। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इसको होगा इसको नहीं होगा, ऐसा हमारे पास में कोई प्रिसाइज टूल नहीं है टू बी एबल टू से कि 25 साल की या 26 साल की इस लड़की को ज़रूरत नहीं है, लेकिन 36 साल की इस लड़की को ज़रूरत है कि वो अगर चाहती है तो अपना एग प्रिजर्व करा ले। तो इसलिए सबको ही, जो सभी यंग पेशेंट्स हैं जिन्होंने फैमिली कंप्लीट नहीं करी है और जिनकी शादी पता नहीं किस स्टेज में हो, क्योंकि अभी जो ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे हार्मोन ट्रीटमेंट है, वो कई बार 10-10 साल चलता है। तो वो भी एक तरह से प्रेगनेंसी के लिए वो है, बैरियर है कि वो इतनी आसानी से आप प्रेग्नेंट होने की चॉइस नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए इसीलिए एडवाइस करते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप मैरिड हैं तो अपना आप एम्ब्रियो फ्रीज कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपना एग फ्रीज कर सकते हैं, और सो जब आपको लगे कि इस टाइम यू कैन गो फॉर इट। सो इट्स एन ऑप्शन जो कि अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग इशू, क्योंकि बहुत कम ही हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है, एक्सपेंसिव है, ट्रीटमेंट भी डिले होता है और ट्रीटमेंट के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी चॉइस, पर इसके बारे में बात होना ज़रूरी है, पेशेंट को बताना ज़रूरी है, सो दैट दे कैन टेक अ कॉल। राइट मैम, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें बहुत रिजिड होके सोचना चाहिए आफ्टर टर्निंग 30? लाइक एक तो हमारा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक फैक्टर आ गया जिन पे हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए एवरी मंथ। इसके अलावा कुछ और, जैसे एक मेमोग्राम होता है जिससे हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं ये पता करने के लिए कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं, और उसका भी एक कुछ एज डिफाइंड है कि इसके बाद ही वो होता है। तो उसके अर्ली के लिए हम कैसे कर सकते हैं? 30 के बाद हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लें? सो आई थिंक जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की हमने बात करी, वो 30 भी कोई उसका कट ऑफ डेट नहीं है, क्योंकि अब इतने यंग लेडीज़ को हो रहा है तो जल्दी ही शुरू करना चाहिए। सो आई वुड से कि एडोलेसेंस 20 ईयर्स के बाद में व्हेन द ब्रेस्ट इज डेवलप्ड, तो अपने आप को चेक करने की जो है वो हैबिट हो जाना चाहिए। और जहाँ तक रही बात स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की, जिसके बारे में शायद हमने पहले बात करी, वो एक टेस्ट है जिसमें कि आप कैंसर होने से पहले उसको उसी प्री कैंसर स्टेज में पिकअप कर सकते हो। तो वो एक टेस्ट है जो कि 35 के बाद में रिकमेंड करते हैं, उससे पहले नहीं। अनलेस किसी को कोई गांठ वगैरह है तो वो पहले भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर स्क्रीनिंग के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो 35 इज़ द कट ऑफ एज। पर किसको कराना चाहिए किसको नहीं, आई थिंक दैट्स द मूड क्वेश्चन। नॉट एवरीबडी नीड्स स्क्रीनिंग मैमोग्राम, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर कट येस नो मिल जाता है। देयर विल बी मेनी ग्रे एरियाज, और अगर आप उस ग्रे एरिया में अटक गए तो फिर आप एक टेस्ट और कराओ, फिर एक टेस्ट और कराओ, फिर एक बायोप्सी कराओ। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो है एक टेस्ट, आप करने से पहले आप सोच लो कि आपको कितनी ज़रूरत है। जो एक एवरेज रिस्क पर्सन है उसको इतना शायद ज़रूरत नहीं है कराने की, जितना कि जिनको आइडेंटिफाइड हाई रिस्क है। ठीक है ना, अगर आप 30 प्लस हो गए, 35 प्लस हो गए, आपने शादी नहीं करी है, इश्यूज़ नहीं है, मे बी यू ऑलरेडी हैव वन रिस्क फैक्टर। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, अल्कोहल एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग, तो भी आप करा सकते हैं। और अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर भी करा सकते हैं। सो एनीबडी कैन गेट इट डन, पर करवाने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आ सकता है और फिर उस रिजल्ट का इंटरप्रेट कैसे करना होता है। एक और बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग की। जैसे कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको हम कहते हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करा के देख सकते हो कि आप में रिस्क है कि नहीं है। पर जेनेटिक टेस्ट भी अगेन विल नॉट बी अ ब्लैक एंड वाइट आंसर कि आपको ये म्यूटेशन आप कैरी कर रहे हो आपको हो जाएगा। हमेशा जवाब जो है वो एक प्रोबेबिलिटीज़ में मिलेगा कि आपका ये म्यूटेशन का ये वाला है म्यूटेशन, उस म्यूटेशन के भी 10 तरीके हैं। सो इट इज़ नॉट सिंपल। तो ये जो टेस्ट हैं कभी भी मेरे हिसाब से अपनी चॉइस से कि किताब या वीडियो पर देख के या गूगल पे चेक करके वो भी लोग कराते हैं। वो भी टेस्ट हैं, आप ऑर्डर करिए, आपका बकल म्यूकोसा पे वो एक टेस्ट ले लेंगे, आपकी सलाइवा पे एक टेस्ट ले लेंगे और आपको बता देंगे कि आपको ये म्यूटेशन है कि नहीं है। लेकिन उसको इंटरप्रेट कर पाना, उसका ये कि उसका कितना पॉसिबिलिटी है, उसके लिए एक आपको एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जेनेटिक टेस्टिंग या ऐसे भी कोई भी टेस्ट जो कि आपको ऐसी कोई चीज़ प्रोबेबिलिटी बताते हैं लेकिन वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ में हैं, तो एक किसी एक्सपर्ट से बात किए बगैर और समझे बगैर कि जो रिजल्ट आएगा उसका अगर ये आता है तो फिर मुझे क्या करना है। सपोज़ मेरा ये म्यूटेशन पॉजिटिव आया और मेरा रिस्क जो है वो 7 टाइम्स निकलता है या 15 टाइम्स निकलता है, तब मैं क्या करूँगी?
तो वो सब क्लैरिटी शुरू में ही होनी चाहिए। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कभी भी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं और आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या आपको हाई रिस्क है, तो उसको समझ पाने का, उसको इंटरप्रेट कर पाने का एक डिस्कशन होना चाहिए। वो आपको एक्सपर्ट आपका फैमिली ट्री बनाएगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ें हैं, इससे आपका इतना रिस्क है, आप ये टेस्ट करा लो। ये एक सिंगल टेस्ट नहीं है, जेनेटिक टेस्ट भी एक पूरा 2-3 तरीके का है। एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है जो कि सारी जीन्स को चेक करता है। एक टेस्ट है जो केवल 10 जीन को चेक करता है। एक टेस्ट है जो केवल 2 जो सबसे कॉमन है, BRCA1 BRCA2, उसको चेक करता है। तो आपको किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं है ना, वो सब चीज़ें एक्सपर्ट, तो जो काम एक्सपर्ट का है उससे पूछ के ही करना बेस्ट है। अपने आप से जो आधी इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग होती है, एंड इट रादर देन अ रिलीफ इट विल गिव यू मोर स्ट्रेस कि अब ये भी है, पता चल गया, आप क्या करें। सो यू आर लिविंग विद वन रिस्क फैक्टर इन योर माइंड विच यू कांट हैंडल, राइट। सो एडवाइजेबल है जो पेशेंट्स जिनको हम लगता है कि जैसे किसी लेडी आई, उसकी सिस्टर को भी था, उसकी आगे डॉटर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप अपना भी कराओ और अपने बच्चों का भी कराओ, क्योंकि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। तो मेरे हिसाब से जेनेटिक टेस्टिंग यूज़फुल है, लेकिन लाइटली नहीं लेना चाहिए उसको, पूरी तरह से समझ के तब। क्योंकि मैम अभी इंटरनेट में ना ये जेनेटिक टेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि अगर आप शादी करने वाले हो तो ये टेस्ट करा लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपकी आने वाली जनरेशन में वो जीन्स मौजूद है या नहीं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रह सको। आई थिंक बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कि अब हमें, इनफैक्ट सारी ही बीमारियां जेनेटिक प्रॉब्लम से ही शुरू होती हैं, राइट। और उनमें से कुछ जो हैं बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो सारे इस तरह के टेस्ट होते हैं। और जैसे कुछ एरियाज़ में थैलेसीमिया इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, राइट, या किसी की फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो कि जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कई ऐसी बीमारी जो बहुत स्ट्रांगली इनहेरिट होती हैं। तो उस सिचुएशन में अवेयरनेस इज़ गुड कि आपका अगर आप वो कैरी कर रहे हो, स्पेशली जब लोग विद इन फैमिलीज मैरिज होती थी कंsanguinity, उनका रिस्क खासतौर से बढ़ जाता है कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक डिसीजेस का होने का बच्चों में। तो उसमें हेल्पफुल है, बट आई थिंक देयर इज़ नो एंड टू इट। इफ़ वी रियली स्टार्ट थिंकिंग इतनी बीमारियां हैं, इतने टेस्ट हैं, और उनको फिर अल्टीमेटली निकाल के, सो इट कैन बी अ वेरी पर्सनल चॉइस, राइट। अगर मैं एज अ ले पर्सन, तो मैं ये कहूँगी कि आई रादर बिलीव कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ, अवेयर रहूँ चीज़ों के बारे में, रादर देन बहुत प्रिवेंशन। आप घर से बाहर निकले, आपको पता नहीं कौन आपको गाड़ी से टक्कर मार के चला जाए, और आप इतने टेस्ट करा के अपनी वो दवाइयाँ खा के अपने को सेव कर रहे हो। सो लाइफ इज़, एंड कोविड टोल्ड अस, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आज आप बिल्कुल ठीक है और कल यू डोंट नो। सो बॉटम लाइन अगेन अ चॉइस, सम पीपल आर रियली कीन ऑन इट, तो वो उनकी चॉइस हो सकती है। So it is only advisable to people जिनकी strong family history है in any kind of cancer and specifically कैंसर्स और भी बीमारियां जो कि फैमिलीज में रन करती हैं, जैसे ऑटोम्यून है, जैसे एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें जो बॉडी की नर्व, आप सबने शायद जो स्टीवन हॉकिंग की स्टोरी सुनी होगी, है ना, उसको एक डिसऑर्डर था। तो वो उस तरह की बीमारी अगर किसी की फैमिली में है तो उसके फिर मेंबर्स को ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि उनको वो म्यूटेशन तो नहीं है जिससे कि वो बीमारी होती है। तो केवल कैंसर ही नहीं, और भी बहुत सारे जिनको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, या और भी कई तरह के क्रॉनिक डिसीजेज हैं, कई बच्चों में होते हैं डिसऑर्डर्स, है ना। तो उनके लिए जो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, अगर आपकी कोई बहुत ही फैमिली हिस्ट्री किसी खास बीमारी की है कि हमारे घर में ऐसा कई लोगों को हुआ है ना, तो वो आप ज़रूर डिस्कस करो। इवन जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, वो अपने आप से भी पूछते हैं कि आपकी ये फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये तो नहीं है, देन दे रिकमेंड। क्योंकि मैम मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जब मेरे फादर को कैंसर हुआ था, हमें आइडिया ही नहीं था कि ब्लड कैंसर के भी इतने टाइप हो सकते हैं, राइट, कि AML और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर आ रहे हैं, उसकी भी स्टेजेस अलग अलग टाइप की है, राइट। तो एक तो पहली बात है कि इतने सारे कैंसर हो गए हैं आजकल कि हर चीज़ों के बारे में अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन रखना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सो व्हेन माय फादर गॉट कैंसर, तब हमें पता चला कि ओके, एक इस टाइप का भी कैंसर है कि बोन मैरो में सेल्स ही नहीं बन रहे हैं, दैट इज़ अ कैंसर अगेन। तो हमें उसके बारे में तभी पता चला जब हमारे साथ वो घटना हुई। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी अगर मैं उस चीज़ को ध्यान में रखूँ तो शुड आई गेट अ जेनेटिक टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर
कैंसर? नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ब्लड कैंसर का कितना है और क्या टेस्ट अवेलेबल है, वो शायद फील्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं, तो right. वो दे वुड बी द बेटर पीपल टू गाइड यू ऑन दैट. ओके मैम, आपने मेंशन किया था कि आपको 20-30 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, और आप बहुत सारे कैंसर पेशेंट से डील करते हो ऑन अ एवरीडे बेसिस. आप जीटीबी हॉस्पिटल में काम करते हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि किस टाइप के केसेस आपने देखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि मतलब इनको हम क्योर कर सकते हैं, पर सिंस इतना लेट हो गया तो हमारे पास वो टाइम नहीं है. आई थिंक एटलीस्ट इन बड़े शहरों में, प्लेस लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, पीपल आर मोर अपवर्डली मोबाइल, तो ज़्यादा अवेयरनेस है, और हर एक्टिविटी यहाँ पे कंपेयर टू रूरल एरिया, दिल्ली की हर बात खबर होती है ना, तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है. और ओवर द लास्ट 2 decades आई हैव सीन, पहले हमारे पास बहुत कॉमनली आते थे पेशेंट, बिल्कुल बड़े बड़े ट्यूमर्स लेके, फंगेट हो चुके होते थे, बैड शेप. उनको पता था कि ये बीमारी है, लेकिन किसके पास जाएं, क्या इलाज हो, या गए भी तो किसी ने प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया, या ट्रीटमेंट गलत किया कि गलत पार्टली ट्यूमर निकाल दिया, आधा छोड़ दिया. तो ऐसे पेशेंट्स बहुत आते थे. लेकिन अभी आई वुड से थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब हमारे पास में अर्ली स्टेज में कैंसर्स काफ़ी आ रहे हैं. तो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों की, और फॉर्चुनेटली हम ऐसे जो बहुत ही एडवांस कैंसर्स हैं कम देखते हैं. लेकिन फिर भी अगर पहले 60% ऐसे होते तो अब 30-40% अभी भी ऐसे हैं जो इस स्टेज में आते हैं. बट प्रोपोर्शन इज चेंजिंग, एंड ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं अब अर्ली प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्चुनेटली. सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ क्योरेबल कैंसर? यस. अगर, और इसके लिए हमारा अर्ली डिटेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है. वेल, आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर हैज़ गुड न्यूज़ कि चाहे नंबर्स बढ़ गए हैं, चाहे एज वो हो गई है, हाँ. लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और इवन जो पहले हम बिल्कुल राइट ऑफ कर देते थे कि इसके तो बॉडी में फैल गया है, इसको तो अब टाइम नहीं है, 6 महीने साल का टाइम है, वो पेशेंट भी अब 8-8 साल 10-10 साल निकाल जाते हैं अगर वो प्रॉपर उस पर चलते रहें ट्रीटमेंट पे. तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होने की वजह से जो बहुत ही होपलेस केसेस थे, उनमें भी अब होप है कि वो एटलीस्ट मतलब नोबडी कैन से कि नॉर्मल लाइफ स्पैन हो जाएगा, लेकिन 6 साल 8 साल उनकी लाइफ के ऐड हो जाते हैं दवाइयों के कंट्रोल से. सो हमें अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड स्पेशली वुमेन के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए वुमेन थोड़ा शाय अवे हो जाती हैं टू शेयर इट विथ समबडी, अगर उन्हें फील हो रहा है. क्योंकि हमने जब कैनफेम में काम करते दौरान हमने बहुत ऐसे पेशेंट्स के साथ डील किया है जो उन्हें पता है लंप है, बट वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, एंड उसके कारण उनका बढ़ जाता है कि उनको फिर मैस्टेक्टोमी करवानी ही पड़ती है, उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं. आई थिंक एक चीज़ जो मैं शायद इस कन्वर्सेशन में हम नहीं बात कर पाए, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ऑल द ट्रीटमेंट्स, राइट. हर ट्रीटमेंट का एक कॉस्ट है, और जो हम बातें करें कि हम रिकन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो सब उन्हीं के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं. और इंडिया का 60% जो पॉपुलेशन है जो कि पब्लिक हेल्थ में आता है, उनको बस जो ट्रीटमेंट है वो कर दो, सबसे कम टाइम वाला, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक कर दो, ब्रेस्ट निकाल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई शुड लिव, राइट. तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन सबके लिए वो इक्विटेबल एक्सेस नहीं है. और ये बात भी लोगों को पता होनी चाहिए. एग फ्रीजिंग का अगर हम एक ट्रीटमेंट ऐड करते हैं तो सीधे 2 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट पेशेंट पे आता है. जितने भी ये कीमो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, दे उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट रन इन लैक्स. राइट. तो ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, हर आदमी के रीच में नहीं है. पर जिसके पास जो है वो उसका उसको यूटिलाइज करके जो भी बेस्ट हो सकता है वो कर सकता है. सो मैम, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पे भी ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना ही जाता है? नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सब जगह बिल्कुल फ्री नहीं है. एटलीस्ट माई हॉस्पिटल वी आर लकी कि वहाँ पे हर चीज़ फ्री है. कीमोथेरेपी फ्री है, टारगेटेड थेरेपीज फ्री हैं, मतलब इट इज़. बट प्रॉब्लम्स क्या हैं कि उनकी एक कंसिस्टेंसी नहीं है. आज दवाई आई है, जितने लोग आ रहे हैं सबको लग जाएगी, फिर जब स्टॉक खत्म हो गया, नेक्स्ट अगर डिले है तो देयर इज़ अ गैप. या बहुत भीड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली दीज हॉस्पिटल्स आर ओवर क्राउडेड, तो वो नंबर ही नहीं मिल रहा, टोकन ही नहीं मिल रहा कि रेडिएशन थेरेपी लगने के लिए. सर्जरी हो गई, कीमो का वेट हो रहा है, सर्जरी के लिए टाइम नहीं है, बाकी ट्रीटमेंट हो गया. तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड हैं, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड अनलिमिटेड है, तो वो किसको क्या मिल पाता है कितनी अच्छी तरीके से,
वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोशिश यही है कि बेस्ट पॉसिबल हर के लिए हो पाए, पर ये लिमिटेशंस हैं जो इजीली ओवरकम नहीं हो सकती। मैम अभी काफ़ी इवॉल्व हो गया है हमारा मेडिकल फील्ड। पहले वुमेन इतना इस प्रोफेशन के लिए नहीं आती। जैसे आपके टाइम की अगर हम बात करें, जब आपने शुरू किया था, आपके टाइम पे क्या सिनेरियो था? आपकी बैच में कितनी वुमेन प्रेजेंट थी? So I think that proportion has changed dramatically over the years। जब मैं अपने बैच की बात करूं तो हमारे 50 का बैच था और उसमें शायद 15 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। आज की डेट में जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वो वहाँ पे मजाक होता था कि वहाँ पे इतने लड़के आते हैं और इतनी कम लड़कियां होती हैं कि लड़के बेचारे लड़कियां ही ढूंढते रहते हैं। सो दे वुड बी जस्ट बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 90 और 80 वुड बी बॉयज़, 10-15 लड़कियां होती थी। वो भी कोशिश करती थी कि हम लेडी हार्डिंग चले जाएं, यहाँ चले जाएं, इस कॉलेज में नहीं पढ़ें। आज की डेट में 50% ऑलमोस्ट। पहले गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हर किसी को कमरा मिलता था। अब वहाँ पे इतनी वेटिंग है, डबलिंग है, तो लड़कियाँ मेडिसिन में खूब आ रही हैं। दैट्स वन। इवन इन सर्जरी इट यूज टू बी अ रैरिटी कि सर्जरी में 10 साल में शायद 2 या 3 लड़कियाँ लेती थी। अब वो भी चेंज हुआ, बहुत लड़कियाँ आ रही हैं। लेकिन उनके लिए बहुत चैलेंज है, लाइफ टफ है। बट सम बाई चॉइस आती हैं, सम को होता है कि कुछ बेटर ऑप्शन नहीं है तो जो मिल रहा है वो ले लो क्लिनिकल। तो सब तरह का वो है फ्लक्स। थिंग्स हैव चेंज्ड इन मेनी डायरेक्शंस, बट फॉर्चुनेटली वी आर सीइंग लॉट ऑफ गर्ल्स इन द वर्क फोर्स और बहुत सारी लड़कियां सर्जरी में आ रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से पेशेंट्स के लिए अच्छा है। स्पेशली इस तरह की बीमारी जो ब्रेस्ट से रिलेटेड है या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, तो वो एक इसी चक्कर में कि किसको दिखाएं और उसी सोच में ही शायद टाइम निकल जाता था। वो ऑप्शन अब इजीली अवेलेबल है कि लेडी डॉक्टर है ओपीडी में और आप उनको आके दिखा लो। मैम आपकी जर्नी कैसे रही है? क्योंकि आपने बताया कि सिर्फ 15 लड़कियां आपके बैच में थी, तो आपकी क्या चैलेंजेस रहे होंगे जब आपने सर्जरी ऑप्ट किया, आपने डॉक्टर बनने का सोचा, तो किस टाइप के चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस आई थिंक हर फील्ड में चैलेंज तो होता है, क्योंकि कंपटीशन है। जो भी बच्चे मेडिसिन में आते हैं सारे ही हार्ड वर्किंग है। एवरीबडी वांट्स टू स्टैंड आउट, एवरीबडी वांट्स टू डू वेल इन लाइफ। और अगर आप ऐसी फील्ड लें जिसमें कि बहुत ही कम लड़कियां हैं, तो चैलेंज उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक सर्जरी एज ए फील्ड रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टेमिना। इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स, क्योंकि आप अगर ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको ब्लड सैंपल के नाम पे चक्कर आ जाता है या डेड बॉडी देख के भी घबराहट हो जाती है, तो फिर वो आपके लिए फील्ड नहीं है। सो इट इज़, और जिसको एक मज़ा हो, लड़कियां कई बार मुझसे अब आके पूछती हैं कि आपने लिया मैम, तो मेरा हमारे लिए क्या एडवाइस है, बिकॉज हर किसी को पता है कि सर्जरी बहुत टफ फील्ड है और जितना स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है उतने ही साल पढ़ाई के हैं। हमारे टाइम में 8-10 साल के बाद में आप एक अच्छी सिचुएशन में होते थे कि आप जॉब ले लेते थे। अब उसमें भी 3 साल MCH के ऐड हो गए, उसके बाद में भी स्पेशलाइजेशन, एंड देन बहुत लोग मार्केट में, और हर कोई बड़े शहरों में रहना चाहता है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग के बाद में आप रूरल एरिया में जाके काम नहीं कर सकते हो। तो लड़कियों के लिए ये फील्ड चैलेंजिंग तो है। और साथ ही साथ में नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, नो मैटर हाउ ड्रिवन यू आर, जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली को रेस करने की, बनाने की, वो दे विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ अ फीमेल्स करियर। तो किसी ने बहुत ही एक प्यारा सा कार्टून बनाया कि एक ट्रैक है, रेस का ट्रैक, और उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो वो हैं, तो लड़कियों में तो एक में कपड़े सूख रहे हैं, एक में ये हो रहा है, वो हो रहा है, शी हैज़ टू ओवरकम ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स, मेन हैव अ स्मूथ रन। तो ये एडवांटेज तो उनको है कि वो दे कैन डिवोट फुल टाइम, उनको कोई प्रेगनेंसी ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कोई बच्चे छोड़ने की, बच्चा बीमार है तो मदर ही संभाल सकती है ना, बाई इंट्यूशन, एंड इवन द चाइल्ड वुड प्रिफर। सो ये चीज़ें एक्सेप्ट करके कि आप उस रेस पे नहीं उतनी तेज़ से दौड़ सकते, लेकिन आप अपनी स्पीड से चलते रहो, करते रहो जो आपको अच्छा लगता है, एंड यू इफ़ यू एंजॉय डूइंग व्हाट यू डू एंड यू आर रेडी फॉर चैलेंजेस, कि आपने रिस्क तो लिया, ऐसी फील्ड में है जिसमें कि मार्केट में आपको बहुत इजीली एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो मैनेज हो जाता है। और अब जैसे ये फील्ड्स हैं, अब ब्रेस्ट है, अब एक स्पेशलाइजेशन बन गया, इसमें लेडीज़ की ही प्रेफरेंस है। बहुत ही कंफर्टेबली गर्ल्स सेटल इनटू दिस। पहले वो प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा जाते थे, क्योंकि प्लास्टिक में भी एक ऐसा फील्ड है कि पीपल वुड वांट कॉस्मेटिक सर्जरीज। सो गर्ल्स कैन बी एज गुड सर्जन्स, दे आर इन फैक्ट बेटर सर्जन्स, आई वुड से, दे आर मोर लेवल हेडेड एंड ऑल दैट। पर ये है कि हाँ, इट इज़ चैलेंजिंग।
सो तब भी था और अभी भी है. मैम आपने क्यों सोचा डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का आई थिंक बहुत ही इंट्यूटिवली कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है. तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों डॉक्टर बनी, जब मुझे था कि आपसे बात हुई एंड मे बी दिस क्वेश्चन वुड कम. तो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, मेरा भाई एक बार छत से गिर गया था और उनको हॉस्पिटल लेके गए और मैं साथ में गई. तो आई जस्ट enjoy that place. People normally ऐसी जगह से जहाँ स्मेल आती है और जहाँ कोई चीज चिल्ला रहा होता है भागना पसंद करते हैं. I somehow felt nice about it. I felt at home. उसके बाद में so that's how I think डॉक्टर बनने का शौक मुझे शायद तब बना. और मैं छोटी थी तो मैं ऐसा गेम खेलती थी. I would tell my elder sister कि तुम पेशेंट बन के आओ और मैं तुम्हारे को दवाई दूंगी. So I enjoyed I think that role play and the place. सर्जन का एट अ लेटर स्टेज जब थोड़ा ये सोचा कि हाँ डॉक्टर बनेंगे, तो फिर सर्जन वॉज वन टर्म विच हैड एन ऑरा अबाउट इट. इट हैज़ अ सर्टेन ग्रेविटास की एक somebody who's strong, somebody who can handle situations. तो वो फीलिंग थी कि ये मुझे अच्छा लगेगा टू बी अ सर्जन. आई हैड गुड हैंड एट डिसेक्शन. तो हर टीचर मुझे शुरू से ही कॉम्प्लीमेंट करता था कि बहुत अच्छा डिसेक्शन करती हो. तो आई न्यू कि दिस इज़ माई नेचुरल फ्लेयर एंड आई ऑलवेज thought I wanted to be different. So आपने जब डिसाइड किया डॉक्टर बनने का, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है एंड पोस्ट मैरिज आपने इस प्रोफेशन को कैसे मैनेज किया? जैसे आपने मेंशन किया कि एक वुमेन के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड, और सर्जरी डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस. सो उस सेंस में आपने कैसे, आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है? So I think I would say in my case ignorance is bliss. तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरी फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है ना, मेरे इनफैक्ट मेरे ख़ानदान में कोई मेडिसिन में नहीं है. सो आई वॉज ओनली पर्सन हु बिकेम अ डॉक्टर एंड दैट टू अ सर्जन. सो देयर वाज नोबडी टू गिव मी एन एडवाइस. माय पेरेंट्स वर आई वुड से इतनी पुराने टाइम की बात है, दे आर नो मोर देन 10-20 ईयर्स नाउ. तो उस टाइम में पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे कि बहुत बच्चों को गाइड करें कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अनलेस दे वर डूइंग द सेम थिंग. But they were very liberal in letting me do what I wanted to do. So इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उस टाइम में लड़कियाँ हर चीज़ के लिए पेरेंट्स रोका करते थे कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना. बहुत ही अगर टाइम हो तो मैं बहुत छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ. मेरे फादर रेलवेज में थे और उसमें उनका गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे का कैंप जाया करता था डिफरेंट प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड ऑल. तो जिस जगह से मैंने अप्लाई किया, पापा रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके बच्चे को हम ले जाएंगे. तो बहुत मज़ेदार कैंप होता था, बहुत सा 10-12 दिन का पूरा कश्मीर घुमा के लाते थे वो. तो उसमें जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो मालूम पड़ा कि इतने सारे लड़के थे कि जो 2 लड़कियां इलाहाबाद से चढ़नी थी उनके पेरेंट्स ने वापस ले गए कि नहीं हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे. और उसके बाद में एक और स्टॉप पे एक और लड़की थी, उसका फादर भी उसको वापस ले गए. बट माई फादर हैड द करेज टू सेंड मी कि अगर मेरे बच्चे का नंबर आया है तो वो जाएगा. और मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी, हर तरह की चीज़ में अच्छी थी. तो मैं आई वन दैट बेस्ट गर्ल कैंपर प्राइज़. एक वहाँ पे कंपटीशन था, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड चंदनबाड़ी, कभी आप कश्मीर घूमने गए हो तो जहाँ पे हम पहलगाम से ठहरे थे वहाँ से बच्चों को पैदल सबको जाना था. इट वॉज सम 10-15 किलोमीटर वॉक. सो आई रीच देयर फर्स्ट, आई वन अ प्राइज. सो व्हेन आई केम बैक, इतना बच्चों से एक्सपोजर, इतना कुछ सीखा है ना. वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो आप देखते भी हो, करते भी हो. सो ऑल दैट बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन मी टू बी एबल टू बी ऑन माई ओन. पेरेंट्स उस टाइम में उनकी इनोसेंस कहूँगी, मतलब मुझे लगता है कि आजकल जो इतना कुछ होता है उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ में भेज दिया. बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता था, बट लाइफ सिंपल हुआ करती थी और शायद फेथ बच्चों में होता था. आई कुड प्ले बैडमिंटन विद बॉयज़. मेरे घर में कोर्ट था, नहीं तो लड़कियों को नहीं खेलना है, ये सब. तो उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी. जब मैंने कहा मुझे मेडिसिन करना है तो हाँ करो, मुझे सर्जरी करना है, दे हैड नो लाइक कि ठीक है जो अच्छा लगता है वो करो. फॉर्चुनेटली इवन माई इन-लॉज एंड माई हस्बैंड, वो क्योंकि मेडिसिन से नहीं है तो उनको कुछ नहीं था पता कि ये चीज़ कैसी है, आगे क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी. And they always felt कि somehow I have luck on my side. So जो मैं चीज़ कोशिश कर रही होती थी मुझे मिल जाती थी. जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो उस वक्त इंटरव्यूज़ में एक पोस्ट के लिए 60-60 लोग आते थे सर्जरी के. लोगों को करने को मौका ही नहीं मिलता था. So I was wait listed 3rd.
और वो उसके बाद में जब मेरे को वेट लिस्ट से नंबर आ गया, देन नोबडी एवर हैड टू से एनीथिंग बिकॉज माय हार्ड वर्क आई प्रूव्ड माय वर्थ. एक स्टेज था जब हमारे 4 सीनियर रेजिडेंट थे और एग्जाम होना था एक स्पेशलाइजेशन का, एंड आई वाज प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट एडवांस प्रेगनेंसी. वो सब लड़के छुट्टी लेके बैठ गए एंड आई वाज द ओनली वन डूइंग ड्यूटीज 24 आवर्स. उस टाइम में हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी करते थे, और हफ्ते में मैं 2 24 घंटे की ड्यूटी अपने ऑलमोस्ट नियर टर्म प्रेगनेंसी में. और सबको लगता था कि ये अभी मतलब वर्क करते करते ही इनको हो जाएगा. तो वो चीज़ें आई प्रूव माई मेटल कि मैं हैंडल कर सकती हूँ. और वो फैमिली ने भी सपोर्ट किया, किसी ने कभी रोका नहीं कि अरे कैसे वैसे. तो आई वॉज लकी दैट वे कि आई हैड फुल दिस थिंग टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू. या और मेरा अपना जो भी था ड्राइव टू डू वर्क एंड डू वेल. Thank you मैम फॉर शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, एंड आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी. प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी वॉचिंग कि ये सभी के साथ शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें. एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया. आपके हमें दिख रहा है आपका ड्राइव जो है टू बी अ सर्जन एंड टू हेल्प द कम्युनिटी. इट्स सो वी आर वेरी ग्लैड टू हैव डॉक्टर्स लाइक यू इन आर सिस्टम, ताकि हम थैंक यू अपने बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ डिसाइड कर पाएँ. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क दैट यू डू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम टू एजुकेट अस ऑन ब्रेस्ट कैंसर. माय प्लेजर.